नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रीट पात्रता परीक्षा के लिए जो गणित विषय के आपके 30 क्वेश्चन आते हैं उनको देखेंगे। वैसे ये लेवल 1 की क्लास है, ठीक है। लेवल 1 के लिए जो गणित आती है उसके, लेकिन लेवल 2 गणित वाले भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि जो है कुछ टॉपिक्स जो है लेवल 2 वाले भी इसमें है, ठीक है। दोनों जो है लेवल 1 और लेवल 2 वाली क्लास देखें और अपना फीडबैक जरूर दें। कुछ सजेशन आपको देना हो कि क्लास जो है किस लेवल की है, क्या थोड़ा लेवल चेंज करना चाहिए या क्वेश्चंस कैसे क्या करवाना चाहिए, वो जरूर कमेंट करें। 30% है टोटल और 30 ही आते हैं, जिसमें से 10 शिक्षण वीडियो के हैं और जो है अपन 15-15 के दो भाग में जो है इस जो है क्लास को देखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का कि अपरिमेय संख्या का दशमलव स्वरूप कैसा होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है तो ध्यान रखना। दो संख्या होती है आपके पास, एक तो होती है आपकी परिमेय संख्या, ठीक है। एक तो होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। वैसे देखो मैं पूरा डिटेल से तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जो है अपन जो है एक प्रकार से रिवीजन टाइप से इस क्लास को ले रहे हैं। फिर भी देखो आपने पढ़ ली होगी परिमेय अपरिमेय संख्या। एक तो देखो परिमेय संख्या में दशमलव की बात करें तो एक होता है देखो शांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है, जैसे 1.56 ऐसे जाकर रुक गया, ठीक है। तो कोई भी अगर शांत दशमलव है जो पॉइंट के बाद में जाकर रुक जाता है तो आपकी परिमेय संख्या की श्रेणी में रखी जाती है, ठीक है। फिर आवर्ती अशांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब हो गया शांत हो जाता है वो पॉइंट के बाद में, कितनी भी संख्या के बाद में। जरूरी नहीं है कि 2 संख्या के बाद में, वो 6 संख्या के बाद में भी जो है ऐसे अलग, ये अगर यहां पर जाकर रुक गया ना तो अभी ये क्या हो जाएगी, आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। बस रुकना चाहिए, ठीक है। फिर एक होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव क्या होता है, जैसे 1.326326326326 ऐसे चल रहा है। एक तो ये हो सकता है चलता जा रहा है, ये लाइन का मतलब चलता जा रहा है। दूसरा ये हो सकता है 1.32161364 और ये भी चलता जा रहा है। ये दो प्रकार के अशांत होते हैं। शांत तो होता है फिक्स हो गया कि रुक गया कहीं ना कहीं जाकर, वो तो परिमेय होती है। बात करते हैं अशांत दशमलव की। अशांत दशमलव में क्या होता है कि दशमलव के बाद में संख्याएं चलती जाती है, रुकती नहीं है, भाग चलता ही जाता है। तो देखो यहां पर दो प्रकार के होते हैं। एक तो ये देखो 326 326 326, यानी कि आवर्ती हो रही है बार बार, इनकी क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है। तो जिसमें भी आवर्ती हो, जरूरी नहीं है 3 संख्याओं की आवर्ती हो, एक संख्या की भी आवर्ती हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है। और 2 संख्या की भी आवर्ती हो सकती है, ऐसे भी चल सकता है। तो जिसमें भी आवर्ती हो रही है, चाहे 2-2 संख्या की हो, चाहे 1-1 संख्या की हो, या 3-3 संख्या की हो, या 4-4 संख्या की हो, जिसमें आवर्ती होती है मतलब बार बार संख्याएं रिपीट होती है, जैसे 3-2 326 326 326, तो वो आपकी होती है जो इसको कहते हैं आवर्ती अशांत दशमलव, ऑप्शन 2 वाली। और ये भी आपकी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और फिर आती है एक जो पॉइंट के बाद चलती जाती है लेकिन रिपीट नहीं होती। देखो 3-2 के बाद में 1-6 आ गया, फिर 1-3 आ गया, फिर 6-4 आ गया, मतलब संख्याएं जो है फिक्स संख्याएं रिपीट नहीं हो रही। तो ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर 3 वाली अनावर्ती अशांत दशमलव, मतलब आवर्ती नहीं आ रही है, अनावर्ती है। और ये आपकी कहलाती है अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय। तो यहाँ अपरिमेय के बारे में पूछा तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ऊपर वाली दोनों की दोनों किससे संबंधित है, परिमेय से, और तीसरी किससे संबंधित है, आपकी अपरिमेय से। समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है आज का, लेवल 1 के लिए वैसे ये क्लास, लेकिन लेवल 2 वाले के कुछ टॉपिक्स इसमें से आ सकते हैं तो वो देख सकते हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो अपन लेवल 2 की भी क्लास स्टार्ट कर देंगे। संख्या दी हुई है आपके पास 4570.321 में 5 व 2 के स्थानीय मान का गुणनफल बताना आपको, ठीक है। 5 स्थानीय मान को आपको पता ही है, जैसे ये रहा 5, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 के आगे कितनी संख्या है, 2 और संख्या है। पॉइंट वाले को भूल जाओ, पॉइंट के अलावा कितनी संख्या, 2। तो 5 का स्थानीय मान कितना हो गया, 500 हो गया, ठीक है। फिर 2 का स्थानीय मान, 2 है पॉइंट के बाद दूसरी संख्या, पॉइंट के बाद दूसरी संख्या जो है तो इसका स्थानीय मान होगा, देखो 2 और पॉइंट के बाद कौन से नंबर पर है, 2, तो नीचे 100 का भाग लग जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर 3 का स्थानीय मान पूछता तो 3 और पॉइंट के जस्ट बाद 3 है तो कितने हो जाता, 10। अगर 1 का स्थानीय मान पूछता तो 1 और बट्टा में पॉइंट के बाद कितने नंबर पर है, 1, तीसरे नंबर पर, तो नीचे 1000 का भाग लग जाता, ऐसे होता है। तो 2 का स्थानीय मान मतलब इस 2 का स्थानीय मान, और 2 है पॉइंट से 2 दूर, तो गुणा 2 और 2 दूर है तो नीचे क्या जाएगा, 100। 2 0 से 2 0 कट गए, उत्तर आ गया आपका 10। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। पॉइंट के बाद वालों को ध्यान रखना, ठीक है। पॉइंट से पहले वाला स्थानीय मान तो इजी होता है, पॉइंट के बाद जैसे कोई संख्या 4.316, तो इसमें 3 का स्थानीय मान होगा 3/10, 1 का होगा 1/100 क्योंकि पॉइंट के दूसरी संख्या है, और 6 पॉइंट के बाद तीसरी संख्या, तो इसका स्थानीय मान होगा 6/1000। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी ही होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93।
93 नंबर क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। अगर आपको क्लियर नहीं दिखता ना तो आपको क्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ी सी आप जो है 360 में देखोगे तो ज्यादा इजी दिखेगा। अब देखो, दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 अधिक है, ठीक है। मान ला कि बड़ी संख्या तो x मान लो और छोटी संख्या जो है आपकी क्या है, y है, ठीक है। एक जो है मतलब एक समीकरण बनेगा कि जो बड़ी संख्या का 2 गुना है, मतलब बड़ी संख्या का 2 गुना वो छोटी संख्या के 3 गुने से, सॉरी छोटी संख्या के 5 गुने से, छोटी संख्या के देखो 5 गुने से 3 ज्यादा है, तो ज्यादा का मतलब +3 है, ठीक है। और दूसरी बात क्या हो रहा है कि बड़ी संख्या का 4 गुना, तो बड़ी संख्या का 4 गुना छोटी संख्या के 3 गुने से छोटी संख्या के 3 गुणे का योग कितना है, तो छोटी संख्या यानी कि y का जो है 3 गुना का योग है आपका 71। दोबारा देखो, एक बड़ी संख्या जिसको अपन ने x मान लिया और एक छोटी संख्या जिसको अपन ने y मान लिया। ये बोल रहा है बड़ी संख्या का 2 गुना, तो बड़ी संख्या x का 2 गुना ये रहा, छोटी संख्या के 5 गुने से, तो y का 5 गुना से 3 ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है तो +3, कम होता है तो -3। फिर दूसरा समीकरण क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या का 4 गुना, तो बड़ी संख्या का 4 गुना यानी कि x का 4 गुना ये रहा। फिर है छोटी संख्या के 3 गुणे का योग, तो 71 है, तो छोटी संख्या के 3 गुना योग मतलब +71 है। अब देखो इस समीकरण को अगर हम देखें तो ये हो गया 2x - 5y बराबर 3। अगर 5y को इस साइड ले जाएं तो अब देखो समीकरण बन गए, एक ये रहा और एक ये रहा। और आपको पता है जो आपकी प्रतिस्थापन विधि है या विलोपन विधि है उससे कर सकते हो। तो इस समीकरण में देखो यहाँ पर 2x है, यहाँ 4x है, तो इस समीकरण को 2 से गुणा करके यहाँ लिख देते हैं। तो 2 से गुणा होगा तो ये 4x - 10y और प्लस बराबर में क्या हो गया 6, 2 से गुणा हो गया। अब घटाने पर चिन्ह, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये कट गया, ये हो गया 13y और बराबर कितना हो गया 78। तो y बराबर क्या हो गया 78/13 और ये हो गया 6, तो y का मान कितना आएगा 6, ठीक है। सॉरी 78 नहीं 65 हो गया, गलती लिख दिया अपन ने, 1 मिनट। क्या हो गया 71 में से 65 घटाना है, तो 71 में से 65 गए, सॉरी 6 गए तो कितने बचे 65। तो y बराबर क्या हो गया 65/13, तो y का मान क्या हो गया 5, मतलब जो छोटी संख्या वो 5 है। अब x निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 सिर्फ इसी ऑप्शन में और कहीं 5 है ही नहीं, तो उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि छोटी संख्या आ गई फिर आप इसमें x का y का मान रखे, x का निकालो, ये तभी निकालना है कि एक और ऑप्शन में 5 दिया हो। यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ सी में ही 5 दिया, मतलब उत्तर हो गया। कंपटीशन में यही चीज आपको ध्यान है रखनी है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बड़ी संख्या 14 है और छोटी संख्या क्या है 5 है। फिर आपका वैसे ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन से कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन में आपसे ये गलती हो सकती है, टाइम उतना ही लग जाएगा अगर आपने गलत ऑप्शन ले लिया, मतलब ए ले लिया फिर बी लिया फिर सी लिया, तो अगर डी उत्तर होता तो आप वहां तक पहुंचते हो तो टाइम लग जाता है। जो क्वेश्चन ऑप्शन से होंगे मैं वैसे ही आपको बता दूंगा कि ये ऑप्शन से आराम से हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो चौथा है आज का, कि 6 अंकों की एक संख्या एक ही अंक के पुनरावर्तन से बनी है तो वह संख्या निम्न में से किससे विभाजित नहीं होगी। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी देखो ट्रिक आपको मैं बता देता हूं। 6 अंकों की क्या है, एक संख्या है जो एक ही अंक के पुनरावर्तन से बनी है, मतलब उसमें 6 अंकों की संख्या लेकिन एक ही अंक बार बार आ रहा है उसमें, ठीक है। तो इनमें यह बताना है कि वो संख्या जो है किन से विभाजित नहीं है। एक चीज देखो यहाँ पर जो ट्रिक आपके काम होगी वो मैं बता देता हूं। यहाँ क्या 3, 11, 9, 13 सभी की सभी विषम संख्या है, तो अपन सम संख्या का उदाहरण लेते हैं। जैसे जो 4 है, 4 से जो है यह संख्या बन गई। एक ही अंक के पुनरावर्तन का मतलब है या तो 2-2 से बनी है या 4-4 से बनी है या 6-6 से बनी है, 5-5 से बनी है, 9-9 से बनी है। एक ही अंक बार बार आके 6 अंकों की संख्या बन गई। अब आप ये बोलोगे कि अपन ने यही एग्जाम्पल क्यों लिया, आप एग्जाम्पल कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। 3-3 का ले सकते हो, 5-5 का ले सकते हो, ठीक है, 6-6 का ले सकते हो, 7-7 का ले सकते हो, बात एक ही आएगी, उत्तर एक ही आएगा। लेकिन अपन ने 4-4 का क्यों लिया, क्योंकि यहां पर सारी विषम संख्या है तो हमेशा सम का लेते हैं ना, तो इजी उत्तर आता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करें 11 का भाग, तो 11 का तो जाएगा क्योंकि सारे 4-4 हैं, तो 11 4 बार फिर 0 4 बार फिर 0 4 बार, ये तो जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो इसका तो जाएगा क्योंकि संख्या ही एक जैसी है। फिर देखो 3 का भाग, 3 का भाग किसी संख्या में कब जाता है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कि उसके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो ना, योग 3 से विभाजित हो तो वो क्या होगी 3 से भी विभाजित होगी, वो संख्या भी किससे होगी 3 से विभाजित। अंकों का योग मतलब 4 कितनी बार है 6 बार, तो 4 4 8 8 4 12 12 4 16 16 4 20 20 4 24, मतलब अंकों का योग कितना आ गया 24, और 24 3 से विभाजित है, बिल्कुल 24 में 3 का भाग जाता है, तो इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग जाएगा, तो ये भी 3 से क्या होगी विभाज्य होगी, तो 3 का भी भाग इसमें पूरा जाएगा। अपने को नहीं ढूंढना है,
ठीक है, अब बात देखो क्या आती है, वापस देखना 3 से वही संख्या विभाजित होती है जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जैसे 4 4 4 है ना, इसके अंकों का योग कितना हो गया 24, 24 हो गया, 24 में 3 का भाग जाता है, तो इसका मतलब जो ये आपका 4,44,444 है, इसमें भी 3 का भाग जाएगा। ठीक है, फिर बात करें 9 से विभाजिता की, तो कोई संख्या 9 से तभी विभाजित होगी जब क्या है उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। तो अंकों का योग कितना आ रहा है 24, तो क्या 24 में 9 का भाग जाता है, तो नहीं जाता। तो उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, 9 से विभाजित नहीं होगी यह संख्या, ध्यान रखना। ठीक है, 9 से विभाजित नहीं होगी, 13 से विभाजित होगी, लेकिन 13 में नियम क्या लागू होता है मैं बता देता हूं, वैसे थोड़ा हार्ड नियम है 13 में क्या नियम लागू होता है कि 13 से कैसे विभाजित होगी, अपने को नहीं पूछना था तो अपन 9 का नहीं होगा, अगर इसका 27 योग हो जाता ना तो 9 से विभाजित होती, क्यों 27 में 9 का भाग जाता है तो जो है उसमें भी जाएगा, लेकिन 24 में नहीं जाता। अब 13 से कैसे विभाजित होती है, 13 से विभाजित का नियम देखो, ये संख्या आपकी, ठीक है, कौन सी ये संख्या है, ये थोड़ा हार्ड नियम है इसलिए मैंने जो है आपको बता देता हूं। इसका जो इकाई का अंक है 4, उसको 4 से गुणा करो, कितना आया 16, तो फिर बच गई कौन से ये बच गई संख्या, ठीक है, 5 4 जो है 5 बार बच गया, 6 को 4 से गुणा किया और इसमें जोड़ दो, और जोड़ोगे तो उत्तर आएगा ये 10 हो गया, 5 और ये 6 हो गया, 4 4 4। फिर अगर ये जो संख्या आती है जैसे अपने आई ये, अगर ये 13 से विभाजित है, ये क्या है 13 से विभाजित है, तो ये भी 13 से विभाजित होगा। तो इसमें जो है कुल मिला के बात यही है कि जो है आपका जो ये उत्तर है वो हमेशा जो है जो क्या होगा 13 से विभाजित होगा, करके देख सकते हो। लेकिन अपने को नहीं पूछा था तो अपन 13 को पास जाते ही क्यों, अपन 9 से पता लगा लेते हैं, क्योंकि 9 का नियम इजी है, 9 में सेम यही नियम लागू होता है कि अंकों का योग अगर 9 से विभाजित तो संख्या भी 9 से, लेकिन अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं हो रहा क्योंकि 24 में 9 का भाग नहीं जाता, तो इसमें भी नहीं जाएगा। तो उत्तर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 95 या फिर आज का जो 5वां क्वेश्चन है कि यदि जो ये भिन्न दी हुई है ना आपको, कौन सी भिन्न, 2/3, 23/30, 9/11, 11/15, 4/5, इनको आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लिखा जाए तो मध्य में कौन सी भिन्न आएगी, ठीक है, बीच में कौन सी भिन्न आएगी अगर बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है, वैसे अगर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि इसका इसमें भाग दो, इसका इसमें भाग दो, इसका इसमें दो, ठीक है, ये तो तरीका आपका जो है कुछ सरल भिन्न पर लागू होता है। अब मैं एक और तरीका बता देता हूं आपको, 2/3 है, एक आपकी क्या है 23/30 है, ठीक है, एक आपकी 9/11 है, एक आपकी 11/15 है और एक आपकी 4/5 है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको इनका अंतर देखना है, इनका अंतर कितना है 1, इसका अंतर कितना है 7, इसका अंतर कितना है 2, इसका अंतर कितना है 4 और इसका अंतर कितना है 1, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको क्या करना है वो बता देता हूं कि यहां अंतर 1 आया, 7 आया, 2 आया, 4 आया, 1 आया, तो 1 को छोड़ के जो संख्याएं बचती है तो 7 2 4, इनका एलसीएम लो, इजी से एलसीएम आ जाएगा इनका, क्या आया एलसीएम, अलो ये एलसीएम आ गया, 7 को 2 से क्या 14, 14 को 2 से क्या 28, तो इनका एलसीएम कितना आया 28। अब जो ये एलसीएम आया ना, इनको इनसे गुणा करते जाओ। एक दूसरा रास्ता तो वही है कि इसको क्या लिख लिया 0.6 लिख लिया, ठीक है, इसको क्या लिख लिया ये आपकी जो है 0.6 ऐसे करके, लेकिन यहां पर पॉइंट बराबर आएंगे तो आपको 2 से अधिक संख्याओं को देखना पड़ेगा। इससे अच्छा दोनों सबका अंतर लगाओ और अंतर में 1 को छोड़ के जो संख्याएं बचे, यहां जैसे 1 1 बचा, इनको छोड़ दो, 7 2 4, इनका एलसीएम आ गया 28। अब जो यहाँ पर अंतर है इसका 28 में भाग दिया, 28 बार गया 1 और 28 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 56, ठीक है। फिर 7 का 28 में भाग दिया 4 और 4 को 23 से गुणा करना कोई हार्ड नहीं होता, 46 का डबल कर दो तो कितना हो गया 92। फिर 28 का 2 में भाग दिया 14 और 14 को 9 से गुणा करना भी इजी, 126 आ रहा है, ठीक है। फिर जो है 28 में 4 का भाग दिया 7 और 7 को 11 से गुणा करना भी इजी है, कितना आया 77। और फिर भाग गया 28, 28 को 4 से गुणा किया तो 112, ये आ गया आपका, ठीक है। वापस देखो इस क्वेश्चन को क्योंकि अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये भिन्न का पहले अंतर निकाल लिया, ठीक है, ये अंतर आ रहा है हर और अंश का अंतर। फिर जो हर और अंश का अंतर आया उसमें 1 को छोड़ के जो बच गई संख्या 7 2 4, उनका एलसीएम निकालेंगे 28 आ जाएगा। अब 28 एलसीएम में पहले भिन्न है उसके अंतर का यानी भाग देंगे, 1 का भाग देंगे 28 और ऊपर वाले अंश से गुणा कर देंगे तो 28 का 2 गुना हो गया 56। ऐसे 7 का भाग देंगे 28 में 4 आएगा, 4 को 23 से गुणा कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 92, ठीक है। ऐसे 2 का जो है 28 में जो है क्या देंगे भाग देंगे, 14 को 9 से गुणा कर देंगे तो 126, छोटे छोटे गुणा आराम से हो जाएंगे जल्दी जल्दी। ऐसे ये 2 संख्याओं को गुणा कर देंगे,
इनका जो जो बढ़ता क्रम होगा ना, वही इन भिन्न का बढ़ता क्रम होगा। क्रम से लिखा हुआ है। तो सबसे पहली कौन सी होगी? 126 वाली, यानी कि कौन सी होगी सबसे जो है बड़ी भिन्न? तो सबसे बड़ी भिन्न होगी आपकी जो है बीच वाली, ये वाली सबसे बड़ी है। तो 9/11 सबसे बड़ी है। ठीक है। उसके बाद में जो है 2 नंबर पर देखो ये लास्ट वाली है, तो 2 नंबर पर क्या हो जाएगी? 4/5। ठीक है। फिर 3 नंबर पर देखो ये 92 वाली, मतलब 2 नंबर वाली, तो 23/30। फिर देखो इसके बाद में कौन सी है? स्वतंत्र वाली, यानी 4 नंबर वाली, 11/15। और इसके बाद में आपकी आएगी जो बच गई है, कौन सी बच गई? पहली वाली, 2/3। ये बढ़ता क्रम है इसका। पूछा है कि बढ़ते क्रम में मध्य भिन्न कौन सी होगी? तो 2 इधर से छोड़ो, 2 इधर से, तो मध्य कौन सी होगी? 23/30। तो उत्तर तो हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए। वैसे यहां से भी देख सकते थे मध्य भिन्न कौन सी होगी। तो मध्य भिन्न देखो सबसे बड़ी ये और सबसे बड़ी ये, 2 सबसे बड़ी और 2 सबसे छोटी हटा दो, तो ये 92 वाली, यानी कि 2 नंबर वाली होगी। और 2 नंबर कौन सी है? 23/30। ये मेथड समझ में नहीं आया तो वापस जाओ पीछे, स्लो करके देखो वापस, जो है ये मेथड एकदम इजी मेथड है, हर क्वेश्चन में लागू होता है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका 96 है वो क्या बोल रहा है? 96 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा छोटा है क्योंकि इंग्लिश में भी साथ में लिखा हुआ है। 2 भिन्न के हर क्रम से 7 व 9 है। मतलब 2 भिन्न है, उनके हर तो फिक्स कर दिए कि हर क्या है, उनके हर आपके एक का 7 है और एक का हर कितना है? 9 है। फिर इन भिन्नों का योगफल कितना है? 55/63। तो 55/63 योगफल है। इसका मतलब जो है यहाँ x लिख दो और यहाँ प्लस करके y। ठीक है। वो जो पहली भिन्न है उसका अंश x मान लिया, दूसरी का y मान लिया, और हर बता रखा 7 और 9 है, और योग उनका है 55/63। अब हो रहा है अंशों को बदलने पर भिन्न का योग 19/21 हो जाता है। तो अंश को बदल दो, अंश को बदलेंगे मतलब x की जगह y आ गया और y की जगह x आ गया, और इनका योग जो है आपका 19/21 है। अब आप जो है वैसे सोल्व करोगे तो क्या करोगे? इसका एलसीएम लोगे तो ऊपर वाली समीकरण बन जाएगी। एलसीएम निकलने पर 9x + 7y और बट्टा में 63 एलसीएम आया और 55/63, और इससे ये कट गया तो ये आ जाएगी 9x + 7y = 55। ये पहली समीकरण आ गई। और फिर इससे दूसरी समीकरण निकालोगे तो 9y + 7x = 19। ऐसे करोगे और फिर इसका वही प्रतिस्थापन विधि से, तो ऐसा थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। तो अपने को क्या करना है? पहली भिन्न है ना, इससे ही कर लेंगे अपन। क्या आया? 9x + 7y = कितना आया? 55। अब यहां से आपको जो है भिन्न को नहीं देखना है, भिन्न को नहीं देखना है, आपको यह ध्यान रखना है कि 9x + 7y = 55 कहां से हो रहा है? नीचे वालों को भूल जाओ, सबको नीचे वालों को भूल जाओ, 7 9 को। ऊपर वाली संख्या को एक एक करके ऑप्शन से रखोगे आप। 9x + 7y = 55 होना चाहिए। तो ये x है और ये y है, तो 9 × 4 + 7 × 5, क्या ये 55 हो रहा है? तो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये 36 हो गया और ये 35, 36 और 35 तो 71 हो रहे हैं, तो ये उत्तर तो नहीं होगा। फिर वापस 5 और 4 रखो, तो 9 को 5 से किया तो 45, 45 और 4 को 28 से, 45 और 4 28, ये कितने हो रहे हैं आपके? ये हो रहे हैं आपके 3, और ये हो गया जो है 7 73, तो ये भी नहीं है। ठीक है। फिर आपका देखो 3 और 4 रखो, तो 9 को 3 से किया 27, और जो है 7 को 4 से किया तो 28, और 27 और 28 होते हैं 55, तो यही उत्तर हो गया आपका। तो ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो बाई ऑप्शन। ठीक है। ऐसे करोगे, इसको वापस विस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि से करोगे तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। इससे अच्छा जो है डायरेक्ट आप जो है निकाल सकते हो आराम से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। कौन सा हो जाएगा? 3/7 और 4/9। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दी गई आकृति में LM समांतर है और PQ भी समांतर है। मतलब ये दोनों समांतर है और ये दोनों समांतर है। तो एंगल 3 और 5 क्या है? एंगल 3 और 5 क्या है? तो देखो सबसे पहले बात करें, एंगल 3 कहां पर है? ये रहा। और एंगल 5 कहां पर है? ये रहा। तो ये आपकी कौन से कोण है? संगत कोण है। और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। संगत मतलब इस लाइन के इस साइड बन रहा है और ये इस लाइन के इस साइड बन रहा है, संगत हो गए। ठीक है। बात करें एकांतर कोणों का युग्म की, तो एकांतर कोण कौन से होते हैं? जैसे एक जेड की आकृति बनती है ना समांतर रेखाओं के बीच, जैसे ये समांतर रेखा है, तो ये देखो ये जेड की आकृति बन रही है ना, ये तो ये कोण मतलब ये देखो यहां पर वापस देखो, ये यहां से चला और ये जेड बन रहा है, तो ये यहां पर जो कोण बनेगा वो इसके बराबर होगा, ध्यान रखना। ठीक है। जेड कहीं भी बन सकता है, जेड यहां भी बन सकता है। देखो ये जेड बन रहा है एंगल 8 से और एंगल 6 से, सॉरी 5 से, तो एंगल 8 और एंगल 5, जैसे एंगल 8 और एंगल 5 है ना, ये दोनों क्या होंगे? आपके एकांतर कोण होंगे। मतलब कुल मिला के एकांतर कोण वो होते हैं जो जेड की आकृति बनाते हैं। जैसे देखो ये जेड बन रहा है ना, ये सिर्फ समांतर रेखाओं पर लागू होता है। ठीक है।
शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं? तो शीर्षाभिमुख मतलब ये होते हैं, जैसे एक कोण यहाँ पर है, दूसरा देखो ऐसे बना देता हूं मैं, ये कोण और ये कोण, ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, और जो आपके संगत कोण का पता चली गया, मतलब ये इस रेखा की इस साइड है तो इसके भी इस साइड होगा। जैसे एंगल दो देखो, 2 नंबर एंगल और 4 नंबर एंगल भी क्या है आपके जो है संगत कोण है। क्यों? क्योंकि ये इस रेखा की इस साइड बन रहा है और ये इस रेखा की इस साइड बन रहा है, तो ये संगत कोण होते हैं। अंतः कोण कौन से होते हैं? अंतः कोण ये होते हैं, जैसे ये ऐसे बन रहा है तो ये अंदर वाले 2 कोण, ये अंतः कोण होते हैं। जैसे अगर एंगल 5 है तो यहाँ एंगल है, वो क्या हो गया? अंतः कोण हो गया। ठीक है, ये होते हैं आपके अंतः कोण। ठीक, तो ये आपके एकांतर कोण ऐसे होते हैं और शीर्षाभिमुख ऐसे होते हैं और अंतः कोण आपको बता दिया ऐसे होते हैं। और ये जो आपको बताया ना 3 और 5, जो एक ही रेखा के जो इस साइड बने और दूसरा भी उसी रेखा के उसी प्रकार के समांतर रेखा के दूसरी साइड, तो ये हो जाएंगे आपके संगत कोण। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अपना फीडबैक जरूर देना क्लासेस के बारे में। गणित अगर जिसको कम समझ में आती है तो वो देखो इसको रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं, बार बार देख सकते हैं पीछे जाके। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करें ताकि उसका भी कुछ सॉल्यूशन अपन करेंगे। फिर आपका 21 की पावर 12, 23 की पावर 17, 25 की पावर 19 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। 21 को अभाज्य संख्याओं में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 3 गुणा 7 की पावर 12। ठीक है, 23 खुद अभाज्य संख्या होती है तो ये सेम रखी जाएगी और 25 को जो है 5 गुणा 5 अभाज्य संख्याओं में बांटेंगे। अभाज्य संख्या होती है जिसमें या तो खुद का या एक का ही भाग जाता है, तो ये अभाज्य संख्या में बांट लिया। अब इनको अलग अलग करेंगे, 3 की पावर 12 गुणा 7 की पावर 12 गुणा 23 की पावर 17 गुणा 5 की पावर 19 और गुणा 5 की पावर 19। अब इन ऊपर वालों को जोड़ दो, 12 और 12 24, क्योंकि घात पूछिए कि गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो 12 12 कितने हो गए 24, 24 में 17 जोड़े तो 24 में 17 जोड़े 41, 41 में 19 जोड़े तो 41 में 19 जोड़े तो आपके हो गए 60, 60 में 19 जोड़ेंगे तो उत्तर हो जाएगा आपका 79। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आप आराम से बता सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। देखो हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नोट कर लेना आप, अगर आपके लिए नया हो तो शायद मेरे हिसाब से नया ही हो सकता है कि 2 संख्याओं के मध्य अनुपात दिया हुआ है 5:7। ठीक है, इनका लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम दिया हुआ है 420, तो संख्याओं का अंतर बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है वापस मैं बता देता हूं कि कोई 2 संख्याओं के मध्य अनुपात दिया होता है, ठीक है, और उनका एलसीएम दिया होता है, तो संख्याओं का अंतर कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूं आपको। करना कुछ नहीं है, जो आपका एलसीएम है ना, एलसीएम में जो है अनुपात के गुणनफल का भाग देना है, अनुपात का गुणनफल। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक टाइप से बता रहा हूं, वैसे तो इसका मेथड होता है। एलसीएम में क्या देना है? अनुपात का गुणनफल का भाग देना है। जैसे एलसीएम 420 है और अनुपात का गुणनफल है 5 गुणा 7, इसका भाग देना है। ठीक है, जो कट रहा है उसको काटो, 7 के पाड़े से ये कट रहा है 60 बार, ठीक है, और ये 5 के पाड़े से कट रहा है 12 बार, तो उत्तर क्या आया? 12 आ गया। 12 आ गया ना। अब जो ये 12 उत्तर आया ना, इसको जो है इन दोनों से अलग अलग गुणा करो। 5 से 12 को गुणा किया तो 60 और 7 से किया तो 84। कितना आया? 84। अब बोला कि इन दोनों का अंतर ज्ञात करो, तो अंतर कितने का है इसमें? 84 और 60 में कितने का अंतर है? बड़ी संख्या में छोटी घटा दो तो उत्तर क्या हो जाएगा? 24। उम्मीद है समझ में आया होगा। वापस देखो, 2 संख्याओं का जब अनुपात दिया हो और उनका एलसीएम दिया हो ना, तो आपको उनका अंतर पूछे, योग पूछे, संख्याएं पूछे, कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको एलसीएम में उन संख्याओं के अनुपात का गुणनफल का भाग देना है। एलसीएम 420 है, संख्याओं का गुणनफल यानी 5 गुणा 7, और इसको काटेंगे तो उत्तर आया 12। इस 12 को पहले 5 से गुणा किया तो 60 और फिर 7 से किया, अनुपात से गुणा किया तो 84। अब इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 24, क्योंकि 84 में से 60 गए तो कितने बचे? 24। कई बार बोल सकता है कि इनका योग बताओ, तो दोनों को जोड़ दो तो 144। कई बार बोल सकता है बड़ी संख्या बताओ, तो ये कितनी हो जाती? 84। कई बार बोल देता छोटी संख्या बताओ, तो कितनी हो जाती? 60 हो जाती। ऐसे क्वेश्चन से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम 756 और एचसीएफ, मैसेप है मतलब एचसीएफ है आपका 12। एक संख्या 108 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसमें भी आपको पता है कि जो 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो क्या होता है? उनके एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। मतलब कोई भी 2 संख्या है ना, उनका गुणनफल जो होता है वो उनके ही एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। 2 संख्याओं में से एक संख्या 108 है
और दूसरी संख्या अपन a मान लेते हैं, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल यानी जो है 756 गुणा 12 के बराबर होगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा 756 गुणा 12 और बटा में आ गया 108। ये 12 से कट गई 9 बार और ये 9 से 756 को काटेंगे तो जो कितने 8 बार जाएगा 72, बचे 3 36 84। तो उत्तर क्या आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। वापस देखो दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। तो दो संख्या में एक संख्या 108 है तो दूसरी को a मान लिया, उन दोनों का गुणनफल इनके एलसीएम और एचसीएफ यानी कि 756 और 12 के गुणनफल के बराबर होगा। 108 को नीचे भाग में ले गए, उत्तर आ गया 84। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 101 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है तीन संख्याओं का औसत 16 है, प्रथम दो संख्याओं का 17 और दूसरी और तीसरी संख्या का औसत 15 है, तो द्वितीय संख्या ज्ञात करो। तो प्रथम तीन का कितना है 16, तो ऐसे में क्या करते हैं 16 को 3 से गुणा कर दो, कितना आया 48, कितना आया 48। प्रथम दो का कितना है 17, तो 17 को 2 से गुणा कर दो, कितना आया 34। और अंतिम दो का कितना है 15 को 2 से गुणा कर दो, कितना आया 30। तो इन दोनों को जोड़ो, कितना आया 64 और तीनों का कितना आ रहा था 48। 64 में से 48 घटा दो, वही उत्तर हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। वापस देखो तीन संख्याओं का औसत कितना है 16, तो 16 को 3 से गुणा किया 48। प्रथम दो संख्या है, प्रथम और द्वितीय, उसका औसत 17 है, तो 17 को 2 से गुणा करो 34। और द्वितीय और तृतीय संख्या का औसत 15, तो 15 को 2 से करो 30। तो इन दोनों को जोड़ा 64 और 64 और जो तीनों का आया था 48 को घटा दो, 64 में से उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 102, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका 102वां क्वेश्चन कि 80 वस्तुओं को बेचने पर, कितनी वस्तुओं को 80 वस्तुओं को बेचने पर 20 वस्तु के विमूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। सबसे पहले बात आ रही है जो दोनों जगह बेचने की बात हो रही है। एक होता है आपका क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि, या फिर हम कह सकते हैं क्रय मूल्य बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस लाभ। मतलब जो भी बेच रहे हैं उसमें से लाभ घटा दो तो क्रय मूल्य आ जाता है, या फिर जो भी आपका क्रय मूल्य मतलब खरीदने का मूल्य, वो बेचने वाले मूल्य में जो है हानि जोड़ दो तो वो आ जाता है यहाँ। और ये 80 वस्तुएं बेचने पर 20 वस्तुओं के विमूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, बेच कितनी रहे 80 वस्तुएं, हानि हो रही है, इसका मतलब जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जोड़ा कितनी 20 मूल्य के बराबर, तो 20, तो क्रय मूल्य कितना आ गया आपका 100 यूनिट, कितना आ गया 100 यूनिट। अब हानि प्रतिशत, तो 100 यूनिट पर कितनी हानि हो रही है 20 वस्तुओं की हानि हो रही है, तो 20 गुणा जो है 100 गुणा 20 गुणा 100। ठीक है, वापस देखो अपने क्या आया इसमें जो आया आपका कि जो है क्रय मूल्य क्या होता है विमूल्य यानी विक्रय मूल्य में हानि जोड़ देते हैं। यहां बोल रहा है कि 80 वस्तुएं बेचने पर, तो विमूल्य कितना हो गया 80, और जो यूनिट मान है अपन 80 हुआ नहीं है। ठीक है, जो हानि कितनी हो रही है 20 की, तो 20 जुड़ जाएगी क्योंकि हानि जुड़ती है, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100, यानी 100 पर 20 की हानि हो रही है, तो गुणा 100 करो, 100 से 100 कट गया, उत्तर आ गया 20%। अच्छे से देख लेना इस क्वेश्चन को, उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। देखो ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन बोल रहा है वस्तु को 91 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो सबसे पहले कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य क्या, क्रय मूल्य 100 रुपए था, कितना था 100 रुपए। ठीक है, हानि कितनी हुई 30%, तो 100 का 30% कितने हो गया, कितना हो गया 30 रुपए। ठीक है, तो अब देखो जो आपका विक्रय मूल्य वो कितना 91, तो यहां से देखो हानि 30 की हुई, क्रय मूल्य 100 का था, मतलब कोई चीज 100 में खरीदी 30 की हानि हुई, तो 70 में बेच दिया आपने, और 70 में बेच रहे हो, लेकिन यहां बोल रहे हो 91 में बेच रहे हैं, तो 70 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 91 के। तो 91 में 70 का भाग दो, क्रय मूल्य कितना था 100, तो 100 से गुणा कर दो, 10 से 10, 7 से ये जो है कितनी बार 13 बार, और 13 10 से गुणा होगा तो 130 रुपए। उत्तर हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर डी। वापस देखो इस क्वेश्चन को, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो अलग तरीके से समझा देता हूं। 30% की क्या हो रही है हानि, तो 70% बच गई कीमत, कितनी बच गई 70%, क्योंकि 30% की हानि हो गई। और यहां वस्तु कितने में बेच रहे हैं 91 में, यानी कि 70% जो है 91 के बराबर है, तो 91 में जो है आपको 70 का भाग देना है, गुणा 100 से कर देना है, और उत्तर वापस कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104।
104 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी राशि का साधारण ब्याज जो है मूलधन का 1/4 गुना है, दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर है। मतलब जो दर है आर और समय दोनों क्या है, बराबर है। तो दर प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, सबसे पहले साधारण ब्याज हम मान लेते हैं 100 रुपए। कितना? 100। मूलधन जो है अपन क्या मान लेते हैं, मूलधन है आपका 100 रुपए। मूलधन कितना है? 100। और मूलधन का 1/4 यानी कि 100 में 4 का भाग दोगे तो साधारण ब्याज कितना है? 25। ठीक है, दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर है। दर मतलब आर और समय यानी टी दोनों का संख्यात्मक मान हम मान लेते हैं बराबर है एक्स के। ठीक है, तो साधारण ब्याज क्या होता है आपका? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो अपन सब कुछ देख चुके। साधारण ब्याज कितना है? 25, मूलधन है 100 और दर और समय है x गुणा x और बट्टा 100। 100 से 100 कट गया, इधर x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर कितना आ गया? 5। ठीक है, तो 5% इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन कि 25 देखो ये अच्छा क्वेश्चन है कि 24 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 39 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताओ 26 व्यक्ति 12 घंटे कार्य करके उसको काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो इजी क्वेश्चन है। तो इधर वाले 3 है ना, तीनों उनको गुणा करके इधर वाले 2 का भाग दे दो, तीसरी आ जाएगी। जैसे 24 गुणा 8 गुणा 39। 24 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन 39 दिन कार्य करते हैं और 26 व्यक्ति 12 दिन करते हैं, तो इसका भाग दे दो 26 गुणा 12 का। ठीक है, ये इससे कट जाएगा 2 बार और ये 2 से कट गया 13 बार और ये 13 से कट गया 3 बार। तो उत्तर हो गया 8 गुणा 3 यानी कि 24। तो उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। तो ये ऐसे होते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपके समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मैथ की क्लास अच्छी लग रही है तो हम आगे जो इसको कंटिन्यू रखेंगे। अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।